शार्क्स, हम सब ये जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न हेल्थ इश्यूज जैसे कि लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी, पुअर गट हेल्थ, इन सब का मेन कारण है न्यूट्रिशन गैप। लेकिन समझ नहीं आता इस गैप को कैसे पूरा करूं। फिकर नॉट, न्यूट्रिशन जीनी इज हियर। क्या हुक्म है मेरे हुजूर? काश काश कुछ ऐसा होता जिससे कि मैं अपनी फैमिली को रोज अच्छा न्यूट्रिशन इजीली दे पाती। बस इतनी सी बात। तो ये लीजिए, लौकी, टिंडे, तोरी, खिलाइए खिलाइए। जीनी जी, हेल्दी वेजिटेबल्स के नाम पे मेरी फैमिली रोज नए 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 बहाने करती है। तो ये ट्राई कीजिए, मल्टीविटामिन टैबलेट, सिरप्स, हेल्थ ड्रिंक्स, गमीज। जीनी जी, इतनी कड़वी दवाइयाँ और ये शुगर की दुकान, मेरी फैमिली को देना है नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। असंभव, आपकी विश पूरा करना है असंभव। काश काश कोई ऐसा होता जो मेरी विश को पूरा कर पाता। मिल गया, मिल गया। क्या क्या? गुड मंक, बस इसको खाने में मिक्स करें, फैमिली का न्यूट्रिशन फिक्स करें। हाँ, ये सही है। वाह, क्या एक्टिंग की है। काफी प्रैक्टिस करी। मैं अमरप्रीत सिंह आनंद और मैं हूँ साहिबा कौर और हम हैं फाउंडर्स गुड मंक के। हम बेंगलुरु से हैं, जहां हमने एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मिलके बनाया एक ऐसा यूनिक पाउडर फॉर्मूला जो खाने का टेस्ट, कलर, स्मेल को बदले बिना आपको देता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स। इतना सारा न्यूट्रिशन और कोई एडेड व्हाइट शुगर नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं। गुड मंक है क्लिनिकली प्रूवन। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इंटरनल क्लिनिकल स्टडीज से ये निकला है कि 95% लोगों की एनर्जी, इम्यूनिटी और गट हेल्थ में काफी फर्क पड़ा। और शार्क्स, हम यहीं नहीं रुके, हमने 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाया गुड मंक हेल्दी प्लस, उनके फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और सिर्फ पिछले 1.5 सालों में हमने 40,000 फैमिलीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। हमारा विजन है कि हम हर घर के डाइनिंग टेबल पे इजी और इफेक्टिव न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहते हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत होगी। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट और 1.67% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो आइए शार्क्स, गुड मंक को खाने में मिक्स कीजिए, न्यूट्रिशन फिक्स कीजिए। अमरप्रीत, साहिबा, वेलकम 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 टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका पिच सुन के, डिफरेंट थी। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? ओरिजिनली मैं गुड़गांव से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया और मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद हमारी शादी हो गई और हमारे 2 प्यारे बेटे हैं। नाउ दे आर 16 and 14 years of age। मैं ऋषिकेश में पला बड़ा हुआ हूँ। 12th के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी फ्रॉम IIT वाराणसी। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आई वेंट टू IIM कैलकाटा। वहाँ पे मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया। मेरा पहला जॉब कैडबरीज में ज्वाइन किया था। कैडबरीज में आई वर्क देयर फॉर 15 years। लास्ट रोल क्या था आपका? कैटेगरी हेड फॉर चॉकलेट्स। ओके, वही कलर भी आपने सेम लगा है। डेयरी मिल्क का कलर। हमारे लिए मजाक बोलते थे, इनकी नस काटोगे तो पर्पल खून निकलेगा। पहली कंपनी इज लाइक योर फर्स्ट लव, राइट? तो उसके बाद फिर आई मूव टू Diageo, जहाँ पे मैं पहले चीफ इनोवेशन ऑफिसर के रोल में ज्वाइन किया था। एंड देन उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड इनटू अ मोर ऑपरेटिंग जॉब, जहाँ पे मैं इंडियन स्पिरिट्स का बिजनेस को लीड करता था। मार्केट में दूसरे और ऑप्शंस नहीं है ऐसे पाउडर फॉर्म के न्यूट्रिशन? रितेश, जो मार्केट में पाउडर फॉर्म के प्रोडक्ट्स रहते हैं उन सब के अंदर टेस्ट आता है। उनका डिजाइन एक अलग है, वो एक एडल्ट ऑडियंस के लिए टारगेट करते हैं। ये सब टेस्टलेस है। कुणाल, अगर मैं आपको सेपरेटली दूं तो हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है, लेकिन हमारा जो पेटेंटेड अप्रोच है इसके अंदर कि जब आप सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हो इसको और खाने में डालते हो, तो जो हम अभी आपके साथ टेस्टिंग करेंगे कि आप 2 डिशेस के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके अंदर डाला गया। अरे बिल्कुल, करवा ही दीजिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये कराते हैं। सब यहाँ से शुरू करते हैं। मैडम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है ये मैम? ये दाल है। शार्क्स, तो आपके पास ये 2 कटोरियां हैं। एक कटोरी में प्लेन दाल है और एक कटोरी में दाल के अंदर हमने गुड मंक डाला हुआ है।
आपको दोनों को टेस्ट करके बताना है कि इनमें क्या फर्क है और किस में गुडमंग डाला हुआ है। मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो कुछ भी कर लो, कितना भी कंसील कर लो, फिगर आउट कर लेते हैं। आप प्लीज नहीं ट्राई कर करके देखो एक बारी, ये जरूर, उनको नहीं पता चलेगा। वाओ। मुझे तो दोनों का टेस्ट सेम लग रहा है। टेस्ट सेम लगा आपको? टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगा मुझे। हाँ। काफी सिमिलर है एक दूसरे से, हालांकि ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा थिकर लगा मुझे, बट मुझे लगता है कि मोटा मोटा सिमिलर है। मोटा मोटा सिमिलर। तो रेड डॉट है आपकी वाली कि ब्लैक डॉट है? आपके हिसाब से कौन सी? रेड डॉट। ब्लैक It's डॉट। the black one. ब्लैक डॉट। मुझे भी लगा वाली तब तो से रेड रेड डॉट है, है। मुझे भी रेड लगी तब से थोड़ी। आपने हमें बेवकूफ बनाया। हम तो एक्चुअली सबको बेवकूफ बना रहे हैं, सब बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। I love this revenge on the बच्चा। तो ये देखिए, ये आपकी जो प्लेन दाल है, ये उसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स का क्वांटम है कि कितना उसके अंदर विटामिन ए, आयरन है, कितना डी, B12, B9, B6। तो ये अगर हम दाल देखें विदाउट गुडमंग तो ये इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो अगर आप देखेंगे कि दाल विद गुडमंग के अंदर आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी इंप्रूव हो गई है। उत्तरी। अल्टीमेटली हम बच्चों को दवाइयों का रेगुलर डोज देना शुरू कर दे रहे हैं। हम एक नेचुरल वे में जब खाना खाते थे, जैसे आपने लौकी दिखाई है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे। अब हमने क्या किया, उसको हर दिन एक डोज देना शुरू किया, तो उसकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट ऑन दैट डोज हो गई। ये मतलब अगर लेंगे तो ये कितना हेल्थ के लिए अच्छा है इन द लॉन्गर रन में। तो देखिए, पहला एज पेरेंट फाउंडर्स हम लोग तो हमेशा ये बोलते हैं कि अपने फैमिली को खाना दो, हेल्दी खाना दो, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या है कि वो आज की रियलिटी ये है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तभी 80% इंडियंस के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। इसीलिए ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए। एंड फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव, हमने जो हमारा क्लिनिकल स्टडी किया था, ओवर 4 months ऑफ रेगुलर यूजेज विद 72 पार्टिसिपेंट्स, उसका सेफ्टी टेस्ट ऑन, जैसे उसमें लिवर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड मार्कर्स भी हुए थे कि हमने डे 0 पे ब्लड टेस्ट किया था। प्रोडक्ट्स देख सकते हैं क्या आप? हाँ जी। किस पे टेस्टिंग की थी आपने? एक एक्सटर्नल कंटेस्टेंट्स थे हमारे, एक्सटर्नल CRO के साथ किया था। और ये सारे आई एम अज्यूमिंग सर्टिफाइड हैं एज प्रोडक्ट्स देन टू हाँ कंज्यूम। जी, हाँ जी। है तो यार कुछ अलग और घुसता है इसमें। सब कुछ मतलब पर्पल नहीं है, ग्रीन और रेड भी है। मेन तो ये शैशे है ना आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये एक टाइम पे कितने सैशे डालते हैं? आपकी जो भी कटोरी है खाने की प्लेट में, जो 12 साल से छोटा है उसके लिए दिन में 1 सैशे, फॉर एनीबॉडी हु इज एन एडल्ट दिन में 2 सैशे एज अ पार्ट ऑफ एनी 2 मील्स। एक सैशे तो 20-22 रुपए का पड़ता है, तो मतलब रोज 40 रुपए का हर दाल में डाल के खाएंगे तो बहुत महंगा नहीं पड़ जाएगा? जब हमने लॉन्च किया तो एक जो सैशे बनता है वो 20 रुपए का अगर पड़ता है आपको, तो जो रिपीट कस्टमर आता है उसके लिए जो सैशे का कॉस्ट है आफ्टर द प्रीपेड डिस्काउंट एंड रिपीट डिस्काउंट, वो 15 रुपए का पड़ता है। फिर हमने क्या किया कि हमने जार्स लॉन्च करे हैं जिससे कि हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और कम हो जाती है। तो अब वो कंज्यूमर को एक सर्व की कॉस्ट 12 रुपए बढ़ जाती है। और हमारा इंटेंट ये है कि जैसे जैसे हमारा स्केल हो रहा है, हम 10 रुपए पर सर्व तक पहुंचना चाहते हैं। अच्छा सोल्यूशन है, बट आपके सिवाय किसी और ने क्यों नहीं सोचा? इन स्पाइट ऑफ हमारा बैकग्राउंड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन, मेरे को 15 महीने लगे इस चीज को क्रैक करने में, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का टेस्ट है, राइट? और कॉम्बिनेशन का जब खाने में डालें टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली पहला था साइंस, दूसरा था शेफ। वो शेफ वाला जो गेम था कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस लेवल पे मिक्स करेंगे तो टेस्ट चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट समझ आ गया, इफेक्टिव, एफिशिएंट, सेल्स नंबर्स। तो हमने इसका जो लॉन्च किया था जनवरी 2023 में किया था। तो हमने पहले साल के अंदर हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 75 लाख का था। इस साल हमारा जो प्लान है वो है 5 करोड़ का, जिसके अंदर से हम 2 करोड़ कर चुके हैं अभी तक। पिछले महीने कितनी थी सेल? नेट के अंदर 35 लाख, और उससे पहले के महीने अराउंड 33.5 लाख। तो फरवरी में कुणाल हमारी सेल थी 6 लाख नेट की, जो कि जिसकी ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम 6 लाख टू 35 लाख लास्ट मंथ। ओवरऑल अभी कंपनी का बर्न कितना है? ओवरऑल बर्न आता है रफली अराउंड 45 लाख के आसपास आता है हर महीने का। ऑन 35 लाख ऑफ सेल्स। ऑन 35 लाख ऑफ नेट सेल्स, जिसका मैं आपको ब्रेकअप समझा देता हूँ। उसका 25% कॉग्स है इसका, तो हमारा इनहेरेंट ग्रॉस मार्जिन 75% है।
हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी फ्रेट और मार्केट प्लेस कमीशन जो होती हैं वो 16% के आसपास होती हैं। हमारा क्योंकि अभी भी स्केल कम है, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट जो आता है वो रफली अराउंड 80-85% परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड्स पे आता है। 80-85% ऑफ द सेल्स, 85% ऑफ द नेट सेल्स। 100 रुपए का सामान बेचने के लिए 85 रुपए आप मार्केटिंग में लगा रहे हैं। हाँ जी, बाप रे। जो कि इक्विवेलेंट होता है रफली अराउंड 550 रुपए का कैक, जो कि हमारा फरवरी में 1050 रुपीस का कैक था। तो वो जैसे 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 हमारी एफिशिएंसी और स्केल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी बिजनेस छोटा है, तो 1050 से 550 रुपए तक आ चुका है। तो हमारा जो नेट CM2 बनता है वो -26 है करंटली, जो कि जनवरी ऑफ दिस ईयर तक हम न्यूट्रल होने का पूरा वी आर ऑन द रोड मैप ऑफ दैट। तो मार्केटिंग कॉस्ट तो काफी बड़ा कंसर्न मेरे लिए होगा अगर 85% जा रहा है। चलो हो सकता है कि पहली बार न्यू प्रोडक्ट है तो समझाने में टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, बट आपने बोला ये एवरीडे शैशे की जरूरत होगी, मतलब जो लोग लेंगे एवरीडे लेंगे। आपके कितने % ऑफ द यूजर्स हैं जिन्होंने पहली बार जब खरीदा था उसके बाद से एवरीडे यूज कर रहे हैं? तो पास 3 महीने के अंदर हमारे 32% कस्टमर्स वापस आते हैं। हमारा जो रिपीट कस्टमर है उसका जो AOV होता है वो रफली अराउंड 60 सैशेस का AOV होता है, और वो कस्टमर टिपिकली हमारे पास 50 दिन के बाद आता है। M1 बता दीजिए। हाँ, M1 के अंदर हमारा 32% जो सेल आता है वो रिपीट कस्टमर से आता है। 22% जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट कस्टमर्स होते हैं हर मंथ हमारे। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि जिसने पिछले महीने लिया है उनमें से कितने लोग इस महीने रिपीट कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से 9 से 10% के आसपास होंगे। आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना D2C है, कितना मार्केट प्लेस है, और कुछ उसके बाहर भी है क्या? 70% सेल हमारा वेबसाइट से आता है, 25% सेल हमारा मार्केट प्लेस से आता है, एंड 5% सेल हमारा करंटली हम रिटेल में पायलट कर रहे हैं। एंड क्विक कॉमर्स में अभी आप घुस नहीं पाए? होपफुली इसके बाद। टोटल बर्न अभी तक कितना हुआ है? तो अभी तक हमारा टोटल बर्न हो गया होगा रफली अराउंड 11 करोड़ का। ओह, या 11? हाँ जी। क्रेजी। और टोटल सेल आज तक कितनी हुई है? लाइफ टाइम सेल 2.75। 2.5 करोड़ की सेल हुई है, 11 करोड़ का लॉस हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हम बूटस्ट्रैप थे, तो वी पुट 1 करोड़ रुपीस ऑफ आवर ओन मनी इनटू द कंपनी टू जस्ट गेट द बॉल रोलिंग। तो वो किया। हम अभी तक 2 राउंड्स कर चुके हैं। दोनों फंडिंग राउंड्स के बारे में बता देंगे? तो जो पहला राउंड था, जो सीड राउंड था, जो दिसंबर 22 में हुआ था, विच वॉज प्री रेवेन्यू, तो उस समय हमने 34 करोड़ का प्री मनी पे 6 करोड़ रेज किया था। देन उसके बाद हमने जो रिसेंट राउंड रेज किया था जनवरी ऑफ 24 में रेज किया था, तो दैट वाज अ 6.5 करोड़ का राउंड। किस वैल्यूएशन पे? उस समय 40 करोड़ का वैल्यूएशन था, एंड हम लोग अभी वी आर इन द मिडल ऑफ अनदर राउंड राइट नाउ, विच इज द प्री सीरीज ए राउंड, जहाँ पे हम लोग 10 करोड़ रेज कर रहे हैं अभी, जिसमें से 70% ऑल 3 इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड फॉर अ फॉलो अप इन्वेस्टमेंट। इक्विटी स्प्लिट बता दो एक बारी। 48% इक्विटी मेरी है, 12% साहिबा की है, द रेस्ट इज विद इन्वेस्टर्स। और इस राउंड में अनदर 15-20% चला जाएगा, रफली 15%। तो आप दोनों रह जाएंगे एट अबाउट 50। आई डोंट थिंक ये 1, 2, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ से कैटेगराइजेशन होगी। आपके पास पैसे हैं नहीं। यहाँ पे हम पांचों को नहीं पता था हाँ जी। कि ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है। हाँ वो जी। ऑप्शन बताने में बहुत पैसे लगेंगे बॉस। क्या कर रहे हो आप उसके लिए? ये प्रोडक्ट जो है, अगर अल्टीमेटली कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट अगर मेरे पे काम करना शुरू कर देता है ना, तो मैं जाके 10 लोगों को और बताता हूँ। एक वर्ड ऑफ माउथ हो गई। और हाँ जी। तो दूसरा चीज यही है कि इज टू बिल्ड दिस अप्रोच थ्रू न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? तो हमारे पास 350 न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमारी एफिलिएट पार्टनर्स हैं, हाँ। जिनको हमने ओवर द लास्ट 18 मंथ्स समझ गए। दैट्स अ गुड वर्ड। अमनप्रीत, यस, एक क्वेश्चन है आपके लिए। Are we in a rush? आई मीन फॉर To build the business. तो कुणाल, आई डोंट थिंक सो कि हम रश में हैं, बिकॉज मैं उसका 1-2 एग्जाम्पल से बता सकता हूँ, राइट? हमारे पास जब हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, राइट, तो मेरे पास 2 ऐसे बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो हमारी टीम हमको पुश करती है कि यार लॉन्च कर दो, बिजनेस बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन हम उनको लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके ऊपर क्लिनिकल एविडेंस गैदर कर रहे हैं। तो आई वुड से वी आर नॉट इन द रश टू launch the products and build a short-term business, but are we in the rush to let
more and more people know about our winning products and get to a 1 million store distribution and make a real impact in the country? Absolutely yes. बट कौन सी चीज है जो 20 रुपए पर सैशे में इंडिया में बिकती है जो 10 लाख दुकानों में पहुंच सकती है? ये जीटी में कैसे बन सकता है बिजनेस? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। किराने की दुकान पे आजकल वो ही बिकता है जो एक मतलब 5-6 लाख की पर एनम हाउस होल्ड इनकम वाला इंसान भी खरीद सकता है। हमारी जो तो किराने पे सेल ये है। कैसे? आप मुझे बता सकती है साइबा डायरेक्टली, आप उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। मैं अमर को ये बोल रही थी कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो मैक्सिमम सेल्स हैं एक्चुअली वो छोटे शहरों से आती नहीं, हैं। छोटे शहर में बहुत लोग हैं जो हाँ, बहुत तो वो हम अफोर्ड लोग कर ऐसे- सकते हाँ हैं, जी। तो छोटे शहर की प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. प्रॉब्लम इज किराना I understood your question. स्टोर्स में हाँ जी। वही प्रोडक्ट्स बिकते हैं। क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने बड़े बॉटल्स को अभी सैशेज में लॉन्च किया 5-5 रुपए? 100%। क्योंकि बाइट साइज इज अ प्रॉब्लम। देखिए हमारा इसमें थोड़ा सा ये क्लैरिटी है एंड दिस विल कीप इवॉल्विंग कि इनिशियल स्टेज के अंदर तो हमारे को ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ब्रांड बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा। लेकिन हमारा इवेंचुअली 5 साल के अंदर हमारा विजन यही है कि हमारा बिजनेस 50-50% होगा, ऑनलाइन 50% होगा और ऑफलाइन 50% होगा। जब जीटी तक जाएंगे तो हम पूरे डब्बे नहीं बेचेंगे, राइट? हम 300 रुपये का डब्बा नहीं बेचेंगे। हम कोशिश करें कि हमारी जैसे लड़ियाँ लगी हुई हैं, राइट? और वहाँ पे इंडिविजुअल सैशेज 10-10 रुपए के हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ खाने में मिक्स करो, न्यूट्रिशन फिक्स करो। हमारा डिफरेंशिएशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम मल्टीविटामिन्स को एक पाउडर के फॉर्म में इजी कर रहे हैं लेना। फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट, एक बार अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे हर दिन सप्लीमेंट्स लेने हैं, टेबलेट्स लेने हैं, तो चाहे वो टेबलेट के फॉर्म में हो चाहे खाने के फॉर्म में हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। मुझे एक गोली लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सप्लीमेंट्स के थ्रू ही जिंदगी जीनी है, विच इन टर्न मुझे जो डिफरेंट फॉर्म्स में दिख भी रहा है। आपने अपना M1 रिटेंशन 9% बताया, मतलब जो कस्टमर्स आपके पास आए उसमें से सिर्फ 9% ने ही अगले महीने आपका ऑर्डर किया, जो कि ये एवरीडे का प्रोडक्ट है। एक अच्छे बिजनेस का 50% से ऊपर M1 तो डेफिनेटली होना चाहिए। 70-80% होता है जो बहुत अच्छे बिजनेसेस होते हैं। तो उस रीज़न से जो है मैं आज आउट होना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू। आपके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता हो सकता था कि मैं D2C सेगमेंट पे टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बनाऊं, थोड़ा खर्चा करूं शुरू में कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और उसके बाद सिग्निफिकेंट रिपीट लेकर के आऊं। आपका रिपीट रेट थोड़ा बहुत उसके लिए आज पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद समय लगेगा, बट वो एसेंशियल अगर आपको D2C बिजनेस बनना है। दूसरा रास्ता आपको GT बनना है। GT वाले रास्ते में आपको जिस स्केल का खर्चा करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, आपके प्राइस में आपके कुछ बचेगा नहीं, नेट ऑफ योर खर्चा। तो आज क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी हो नहीं पाई, उस कारण से मैं आउट हूँ। थैंक यू रितेश। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट आई होप यू कैन फोकस योर एनर्जीज, फोकस योर टैलेंट, Yeah. फोकस योर वास्ट एक्सपीरियंस Yeah. एंड मेक दिस अ सक्सेसफुल कंपनी। थैंक यू। थैंक यू। Thanks. मेरे भी 2 बच्चे हैं 6 साल 9 साल के, एंड एज अ मदर उनको रोज 5 बादाम खिलाना इज द टास्क जो जिसमें मैं इतने साल फेल की हूँ कि मैं ओनली ऑप्शन इज कि उसको ग्रेट करके चावल में मिला देते हैं घी के साथ, पता नहीं चलता है एंड वो काम आ जाता है। Yeah. तो आई थिंक ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है एंड ये घर घर की प्रॉब्लम है, पर आपने बहुत सारी गलतियां की है। आई थिंक आपकी मार्केटिंग के लिए आपको बस ये सारे इतने सारे पैसे रेज करने की जगह एक सेलिब्रिटी माँ और एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट को इक्विटी देके फंडिंग लेके लाना चाहिए, उनसे 2-3 साल कैटेगरी क्रिएशन कराना चाहिए। हमारे पास बहुत कैपिटल पड़ा है, पर फिर भी हमने जब एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया, हमने करीना कपूर खान के साथ पार्टनर किया, बिकॉज इंडिया करीना की सुनता है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। We are in touch with many of them. राइट, बट Yeah. आप उससे पहले आपने 11 करोड़ जला दिए। मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर दूंगी एंड द कंडीशन इज दैट आप अपने मार्केटिंग स्पेंड को 20% लाएंगे, क्योंकि बार बार रेज करके अगर आप 5% इक्विटी पे आ जाएंगे तो किसी इन्वेस्टर का फायदा नहीं है एंड आपको अपना फिक्स्ड कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा, -5 -10% इबिटा पे चलाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं अगले 3 months में ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस टर्म टाइम पीरियड, तो माई ऑफर टू यू इज ऑन योर लास्ट राउंड वैल्यूएशन विच इज 50 lakh for 1.25% plus 50 lakh debt
10% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। Sure. Thank you. आपके बिजनेस में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बॉस। Frankly, I don't want to be the monk here who will sell his Ferrari by investing in your business. So unfortunately ना, मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर विनीता ऑफर नहीं देती तो मैं देता, लेकिन विनीता का ऑफर इतना अच्छा है, आप उसके साथ नेगोशिएट करो, डिस्कस करिए। What he meant was ऑफर इतना अच्छा है, आप नेगोशिएट मत कीजिए। That's what he meant. गलती से टाइपो हो गया बोलने में। Can we just take some आप time? सोच के आइए। Yeah? Take some time. Thank you. विनीता तूने मेरी डील खराब कर दी। I hate you. Got an offer from Vinita, right? And the offer is तो कितना देने वाला था? कम से कम 10% ले। 10%। thanks Vinita for the offer. Can we go with 50 lakhs for 1% equity and balance 50 lakhs for debt at 10%? नो, यू नो आपको दूसरी ऑफर 10% की मिलने वाली थी। तो मैंने एक्चुअली बहुत फेयर ऑफर दिया बिकॉज लास्ट राउंड के इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए। हमारा लास्ट राउंड का पोस्ट विनीता was 46.5, so this is going below that. It's just 0.25% from what you are asking. And just to keep the 0.25% भी आप उसको कुछ और करके दिखाना है, एडवाइजरी टाइप्स दिखा सकते हैं। It's a very small difference. बताइए साहिबा जी अमर जी। साहिबा जी आपने कुछ बोला नहीं है अभी, डील पक्की तो बोल दो। चलो let's do. ठीक है। डील पक्की। Alright. 10% से बच गया। Super. Thank you. Thank you. Sustainable business बनाते हैं। Thank you so much. Business बनाने में 20 साल लगते हैं। शार्क्स, आजकल की लाइफ फिलॉसफी है योलो, मतलब यू ओनली लिव वंस। बस मन किया और बैग उठाकर चल दिए। अरे अरे रुको, ना जेब में पैसा, ना दोस्तों का साथ, बस ये वर्क फ्रॉम होम का फायदा और बनी जैसे जज्बात। पुरानी जीन्स और गिटार, ना सर पे छत और स्ट्रेंजर्स बने यार। एक नया शहर, वॉन्डरलस्ट के ख्वाब, इसीलिए तो है सोलो ट्रैवलिंग से प्यार। अनफॉर्चुनेटली इस प्रेम कहानी में पंचर पड़ जाता है, क्योंकि जब भी हम बजट होटल्स में जाते हैं हमारा सामना होता है पीले वॉशरूम, चादर पलटू सर्विस और सदियों पुराने बासी खाने से। इनकी स्पेशलिटी होती है फीमेल सोलो ट्रैवलर्स को अनकंफर्टेबल बनाना और सबको अपने शहर से इंस्टेंटली भगाना। इसीलिए 2022 में हमने तय किया कि सबकी योलो ड्रीम्स पूरी करेंगे। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं शशांक और मैं हूं अनुभा। हम दिल्ली से हैं और हम आर्टबाज के फाउंडर्स हैं। आर्टबाज यूथ होटल्स है जो मॉडर्न ट्रैवलर्स को सभी फैसिलिटीज देता है, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे। प्राइवेट रूम्स, कैफे, कोवर्किंग स्पेसेस और डॉर्म्स। बट अब आप पूछोगे ये डॉर्म्स क्या होते हैं? डॉर्म्स यार, बचपन वाले बंक बेड्स। आजकल के यूथ होटल्स में शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑप्शन होता है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट रूम। आज के ट्रैवलर्स को सब चाहिए, बट एट आर्टबाज वी ऑलवेज पास द वाइब चेक। Socializing and affordability, चेक, room service and fresh food, चेक, good location और एक memorable stay। चेक। जैसे हमारा नाम वैसे ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज बहुत आर्टिस्टिकली डिजाइन की गई है ना इंस्टाग्राम वर्दी। हम आर्टबस को 8 लोकेशंस में पैन इंडिया एक्सपैंड कर चुके हैं और धीरे धीरे एक लॉयल कम्युनिटी ऑफ ट्रैवलर्स को डेवलप कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जिस यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को कोई जानता ही नहीं था, आज 1500 करोड़ का मार्केट शेयर ले बैठी है एंड दिस ट्रेंड विल ओनली ग्रो। हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हैं और इंडिया में यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के लीडर्स बनना चाहते हैं। आज हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% इक्विटी इन आवर कंपनी। सो शार्क्स, लेट्स गो सोलो एंड गेट बजिंग। शशांक, अनुभव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू कुणाल। तो थोड़ा बताइए अपनी कहानी के बारे में। आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन।
हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई करी आर्ट हिस्ट्री में। मुझे शुरू से ही आर्ट का बहुत शौक था। मुझे क्यूरेटर बनना था, मुझे गैलरी खोलनी थी, लेकिन फटाफट मेरी शादी हो गई। तो मेरे इन-लॉज ने बोला कि बेटा आओ ऑफिस में बैठो। बहुत बड़ा बिजनेस था। तो 8 साल मैंने उनके बिजनेस में काम किया। बाय द एंड ऑफ इट आई वाज हेडिंग इट एज देयर CFO। लेकिन 2021-22 में मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हुए। मुझे लगा कि शायद मैं इस कंपनी में अब काम ना कर पाऊँ। तो मैंने ढूंढा मैं और क्या काम करूँगी। मैं एक तलाश में थी कि मैं कोई प्रॉपर अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ढूंढूं। तभी मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा कि लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेटर, और शशांक का मुझे DM आया। हम मिले थे 2017 में। मैं HNI इवेंट्स मैनेज करता था दिल्ली एंड दुबई में। फर्स्ट टाइम हम अनुभा से एक इवेंट में मिले थे दुबई में। तब हमने इंस्टाग्राम एक्सचेंज किए थे एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारी सीधा जो कॉन्वर्जेशन हुई वो 2021 में हुई। अनुभव, कितने घंटे सोती हो दिन में? मैं कितने घंटे सोती हूँ? क्यों? सिंगल मॉम ऑफ 2+ फाउंडर, मतलब ये तो हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है। हाँ, it's a hard job. I don't know, I always like to count my blessings. Very good family, good parents, good sisters, good co-founders, सब हो जाता है। Great attitude. Super resilient. तो आपका कुछ बैकग्राउंड बताइए शशांक जी। I'm born and raised in Delhi. So I started working very early. कॉलेज तक आते आते मैं काफ़ी इवेंट्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने 2 साल एक कॉर्पोरेट जॉब करी एक इवेंट्स कंपनी में। आफ्टर द पॉइंट आई फेल्ट दैट दिस इज नॉट माई कॉलिंग एंड आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया। फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज थाईलैंड। वहाँ पे पहली बार एक हॉस्टल को एक्सपीरियंस किया। तो इतना ज़्यादा अमेज हुआ कि 2-3 दिन में इतने सारे दोस्त बन गए। उनके साथ वो कंट्री घूमना, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे लगा कि यही है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू इंडिया। तो मैंने 2 इंटर्न्स हायर किए, बैकएंड पे वर्किंग शुरू करी और एक ब्रांड शुरू किया हाउस ऑफ अमीगोस के नाम से। एंड देन कोविड आ गया। फिर आपका मैसेज हुआ, आप लोग फिर मिले। मैंने मैसेज किया, बट ऑन द साइड मैं एक छोटी सी कोवर्किंग चलाती थी अपने शौक पूरे करने के लिए, जिसका नाम था आर्ट बज। वहाँ पे हम सिर्फ आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को करते थे, और वो मैंने भी 2018 में शुरू करी थी। मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन इट वाज नॉट इनफ फॉर मी। इन्होंने बताया कि मैं हॉस्टल चलाता हूँ, मैंने बोला मैं कोवर्किंग चलाती हूँ। आई थिंक ये 2021 था। उस लॉकडाउन में हमने अपनी वेबसाइट कर ली, इन्वेंट्री पूरी आर्टिस्ट की कर ली, यानी पेंटिंग्स एंड सो। ओरिजिनल पेंटिंग्स, वाटर कलर्स, फोटोग्राफ्स, फ्लैट। 3-4 महीने हमने आर्ट बज के नाम से ही, वो कोवर्किंग स्पेस थी, वेबसाइट भी थी, बट इट डिडंट फील वेरी एक्साइटिंग टू अस। एक फिजिकल मुझे स्पेस की थोड़ी मिसिंग हो रही थी, और इनको भी मिसिंग हो रही थी, और ये धीरे धीरे मुझे ट्रेन कर रहे थे। हम हॉस्टल चलाते हैं, हम हॉस्टल चलाते हैं, अच्छा बिजनेस है। फाइनली दिसंबर 2021 में आई सेड अब चला ही लेते हैं, और अप्रैल 2022 में वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट आर्ट बज। ये कहाँ पे था? मसूरी। आपका गोवा में भी है क्या कुछ? अभी गोवा में भी है। मैंने देखा है। ठीक है, तो आपने पहला लोकेशन लॉन्च किया, उसका कैसे रिजल्ट्स आए पहले साल में? इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी, इट वाज अ ट्रायल। हमको ना इन्वेस्टमेंट करना था, ना ये करना था, तो हमने छोटी इन्वेंट्री करी। हमने एकदम बहुत अच्छे टाइम पे खोली। आवर सीजन वाज सोल्ड आउट, और 3-4 महीने में आई वाज कन्विंस्ड कि ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जयपुर साइन करा, मनाली, देहरादून। टुडे वी आर 8 टोटल रूम्स कितने हुए? 94 रूम्स, 228 बेड्स। नहीं, बट इसमें आपका कैफे भी दिखा रहा है, कोवर्किंग भी तो दिखा हमारी रहा है। 4 चीजें हैं। एक हमारे प्राइवेट रूम्स हैं, एक डॉर्म्स हैं, एक कोवर्किंग स्पेसेस हैं और कैफेज हैं। कैफेज हमारी हर लोकेशन पे है, कोवर्किंग स्पेसेस 3 लोकेशंस पे है। ये बस उसी प्रॉपर्टीज में है जो 8 प्रॉपर्टी के अंदर है। एक ही बिल्डिंग के अंदर कोवर्किंग भी है, कैफे भी है एंड हॉस्टल भी है। कितनी बड़ी स्पेसेस है? एवरेज 14 रूम्स की प्रॉपर्टीज हैं। स्पेस कितनी है? 15-18,000 स्क्वायर फीट। टिपिकली आपका कैपेक्स कितना लगता है एक बिल्डिंग के अंदर में बनाने के लिए? On an average 30 lakhs. That includes advance rentals and securities. That's very good. डिवाइड कर दीजिए कि एडवांस रेंटल स्लैश सिक्योरिटी कितना और कैपेक्स कितना है। 18 लाख तो हमारा रिकवरेबल्स ही होता है। तो ₹1,00,000 पर रूम मोटा मोटा अगर मैं ले हाँ, लूं उसमें हमको सिर्फ ब्रांडिंग करनी होती है, येलो करना होता है, आर्ट वर्क लगाना करना होता है। इनको ज्यादा मत बताओ, ये ओयो से। तो जानते From हैं। you we are learning, हम कैसे नाम बताएं आपको, ऑलरेडी यू नो। और आपका पेबैक कितना आता है लगभग? About 18 to 24 months. नॉट बैड। आपने अपनी पिच में बोला पीले बाथरूम एंड चादर पलटना, तो आप क्या कर रहे हैं टू मेक श्योर, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हाइजीन की है। 8 की 8 लोकेशंस हैंड पिक्ड हैं, बहुत ही नाइसली मेड है। कुछ फोटोज या वीडियोस दिखाएंगे? दिस इज देहरादून। अच्छी लग रही है। दिस इज द देहरादून ये प्राइवेट तो रूम। बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर चल रहा है ये तो। दिस इज कोवर्किंग देहरादून। दोज आर प्राइवेट केबिन्स। मैं ओयो में रहता था, आज से 8 बस में रहना पड़ेगा। तो आप प्लेजर।
अच्छा है यार, बड़ा कूल है। Not Oh, bad. nice. Kasol. Very nice. This Nice. is Riverside. कसौली है. And every room has one dedicated artwork. A room is dedicated to an artist. के नाम कितने पे. बेड्स होते हैं आपके डॉम वाले में एक रूम में? एवरेज 6 बेड्स हैं। 6 इज फेयर। आपकी रेटिंग बता पाएंगे कितनी है? Booking.com पे प्रॉपर्टी वाइज अगर मैं बात करूं, जो अभी हमारी लोवेस्ट रेटिंग है सबसे पुरानी प्रॉपर्टी की है, विच इज 8.1, विच इज मसूरी। देन जयपुर है, विच इज 8.4। एवरीथिंग एल्स इज अबव 8.5। तो अच्छी है, नॉट बैड, अच्छी है। वेरी गुड। तो क्या करते हैं आप मेंटेनेंस के लिए? हम रिव्यूज पढ़ने में बहुत बिलीव करते हैं, बिकॉज़ वी फील रिव्यूज से ही कस्टमर का पता लगता है, उसी से हम लोग ट्रैक करते हैं। ऑफ कोर्स एसओपीज बना रखी है, झाड़ू कैसे लगाना है, पंखे कब साफ होने हैं, सबकी चेकलिस्ट बना रखी है। पर ये वाला हाउसकीपिंग एसओपी एंड वो प्रिंट आउट विद चेक बॉक्सेस, ये तो सब करते हैं। I think it is what you are aspiring for, and we are really aspiring for this. This is very important to us because we know we will not sell, we will not get a repeat rate if we don't provide this. I love your matter of factness with everything. और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर रिव्यूज। मतलब मैं पर्सनली भी कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ तो डेफिनेटली बहुत एक्टिवली मतलब पढूं। थोड़ा आपका बिजनेस पे आ जाते हैं, ऑक्यूपेंसी, ARR, थोड़ा उस बारे में बताइए। 51% हमारी ऑक्यूपेंसी है until Not bad. नवंबर, मतलब Not आज की bad. तारीख तक। अर्बन शहरों में आपका 70-75% ऑक्यूपेंसी चलता है और इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर ऑफ बीट लोकेशन में जो सीजनल है, वहाँ पे टिपिकली होटल्स की भी ऑक्यूपेंसी यही 40 से 50% एनुअल पे चलती है। And 1100 ADR. 1100 is the average night cost. Yeah. 1100 रुपए में मुझे ये बंक बेड मिलेगा कि एक रूम मिलेगा? 1100 रुपए हमारा एवरेज है हाँ. सारा, लेकिन जिस दिन आपको बंक बेड 500 का मिलेगा, उस दिन आपको ये प्राइवेट रूम 2000 रुपीज। 2000 का मिलेगा। और जो कोवर्किंग है उसकी अलग प्राइसिंग है? 3 लोकेशंस में है, करीब 106 सीट्स हैं, 8000 रुपीज पर सीट है हमारी प्राइसिंग। और कैसे बेचते हैं आप इसे? पर मंथ और पर डे और फॉर मीटिंग रूम्स पर आवर। तो एक स्टे हो गया, एक कोवर्किंग हो गया, एक कैफे हो गया। रेवेन्यू में कौन सा पार्ट कितना % कंट्रीब्यूट करता है? 75% हमारा हॉस्टल्स है, 13% कैफेज हैं, 12% कोवर्किंग। अगर मैं रूम स्टे करता हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, अलग बिलिंग है। तो इस 12% में ये 75% वाले लोग जो स्टे कर रहे हैं, वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत कम। 99% नॉर्मल ऑडियंस करती है। 1% कोई जा रहा है, रुका हुआ है, उसने एक दिन का डे पास ले लिया। इसका मतलब जो वहाँ स्टे करने आ रहे हैं उसको कोवर्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आर्टबज़ ने इन दोनों को जो मिक्स करके एक नया बिजनेस बनाने की कोशिश की है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली इट वाज मोर लाइक अ यूनिट इकोनॉमिक्स फॉर अस, माने कि एक खाली फ्लोर है, अब हम इसको कॉमन रूम बनाएं जिसमें हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, या हम उसमें थोड़ा डेस्क डाल के It's कुछ very रेवेन्यू smart. कर लें। Very smart. ठीक है, कस्टमर साइड में इन दोनों से कोई लिंकेज नहीं है। कस्टमर को एक ब्रांड रिपीटेबिलिटी मिल जाती है। देहरादून में अगर हमारी कोवर्किंग है, वो लोग जब जाते हैं, मसूरी में भी हमारी प्रॉपर्टी है, ऋषिकेश में भी हमारी प्रॉपर्टी अच्छा, है। इसका कोई डेटा पॉइंट है आपके पास? इतना हमने नोट डाउन नहीं किया है, नहीं but किया, तो over- ये तो फिर ये क्लेम आपका बहुत सब्जेक्टिव क्लेम है नहीं, ये बेसिकली। फीडबैक ये मिलता है। चलो नंबर्स पे आ जाते हैं थोड़ा। FY23 में हमारी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज थी। उस टाइम हमारा था 60 लाख रुपीस रेवेन्यू, 30 लाख रुपीस लॉस। FY24 टर्नओवर था 2.1 करोड़ और हमारा EBITDA था -30 परसेंट और 30%। 60 लाख रुपए। और अभी का 8 महीने का बता दीजिए। 3.78 करोड़ रुपीस हमारा रेवेन्यू है, 22% का कंट्रीब्यूशन है और -10% EBITDA। तो माइनस में क्यों चल रही है? हमारा सीजन अभी आएगा सर। तो कितना करोगे इससे? 6.5 करोड़ रुपीस, 56%, 1180 ADR, ब्रेक इवन। और लास्ट ईयर क्यों किया फिर? लास्ट ईयर भी था सीजन, तो लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज भी खुल रही थी प्रॉपर्टीज हमारी। खुल रही थी। उसमें से जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले खोली थी, जो वो प्रॉपर्टी लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल थी। हमारी यूनिट सारी प्रॉफिटेबल है। कैपेक्स टोटल कितना डाला है आपने इसमें? 4.5 करोड़। पर जो आपने ओरिजिनली बताया था 30 लाख होता है एवरेज, ये 50 लाख बन जाता है एवरेज। तो मैं आपको ब्रेकअप दे देती हूँ। हाँ। 30 lakhs into 6 प्रॉपर्टीज, 1.8 करोड़। ओके, उसके बाद करीब जो मैंने आपको लॉस अभी गिनाया वो 1.3 करोड़ का शायद। टोटल होगा। अच्छा आप ये मिला के बता रही हैं 4.5 करोड़? अच्छा हाँ जी, सब कुछ मिला के। तो कैपेक्स अभी तक आपका ये 2 करोड़ ही गया है? नहीं, सो एक प्रॉपर्टी हमने हिमाचल में साइन करी थी, कसौल में, एंड अनलकीली फ्लड्स आ गए हिमाचल में। ओयो। तो वो प्रॉपर्टी फंस गई हमारी, एंड वी गॉट दैट प्रॉपर्टी दिस ईयर इन जून। उस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। आपका फंडिंग हुई भी है?
नहीं नहीं, सब बूटस्ट्रैप्ड है। यस एक यूनिट के इकोनॉमिक्स बताएंगे आप? रेंट अबाउट 34%, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज 16%, यूनिट की सैलरी 22% और जो हम कैफे में फूड बेचते हैं अगर मैं उसका कंजम्पशन करूँ 6%। तो 22% इज द यूनिट लेवल EBITDA। और फिर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है बिजनेस की? 12% हमारी मार्केटिंग और कमीशन को मिला के होती है, 20% हमारी कॉर्पोरेट कॉस्ट है। तो यूनिट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट मार्केटिंग 10% हो। हाँ, But this is with 50% occupancy. If we raise our occupancy to 70%, then that comes down because the वही cost तो remains इन्होंने the बोला same. पॉसिबल नहीं है। आप जिस नहीं, मैं जिन ऐसा नहीं कह रहा लोकेशंस में possible। बोल रहे हैं वहाँ पे ऑन एवरेज नहीं, अभी हमारा 50% बहुत ही यंग ब्रांड है, इजीली ऑन एन एवरेज 70-75 प्लस ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं। इसका आपका मेन मोड क्या रहेगा? इट्स नॉट वर्क, इट्स नॉट, आप लोगों को क्या कम्युनिटी रहेगा? बिल्डिंग रहती है, डॉर्म बेड्स इज अ वेरी बिग ऑफरिंग जो होटल्स नहीं कर पाते। आपका मेन डॉम से चल रहा है या रूम से चल रहा है? रेवेन्यूज तो ज्यादा रूम से ही आता है। ब्रेकअप कितना है डॉम वर्सेस प्राइवेट रूम का? 35 टू डॉम्स, 65 टू प्राइवेट रूम। आपके पास इन्वेंट्री किस में कितना % है? हमारे 94 रूम्स हैं, 26 रूम्स में हमारे डॉम्स हैं, बाकी हमारे प्राइवेट रूम्स हैं। तो इसका मतलब रियल एस्टेट में हमने सिर्फ 25% डॉम्स को दिया है, Correct. लेकिन कंट्रीब्यूट वो 35% ऑफ योर रेवेन्यू कर रहा है। इसका मतलब योर डॉम इज मोर सक्सेसफुल देन योर प्राइवेट रूम। इनफैक्ट प्राइवेट रूम्स की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट रूम वाले के पास तो ऑप्शन है होटल्स। Let's take Azhar's argument. Can you create an art buzz जिसमें सिर्फ डॉम्स हो? नो, इसीलिए नहीं बनाएंगे ना क्योंकि आपको लगता है भर नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि मिक्स चाहिए, हर तरीके का क्लाइंट आता है। इसीलिए मैंने ना आपको बताया क्योंकि करेक्ट, हाँ शायद। a couple is traveling, they are intending to stay in a hostel, they are searching for that category now. इस कपल योर कोर कंज्यूमर, कपल के पीछे तो लाखों प्रॉपर्टीज हैं। आई गेस हमको ये मिक्स और एनालाइज करना चाहिए। तो आपका कोर कस्टमर कौन है? फ्रेंड्स, सोलो ट्रैवलर्स, वर्कर्स, 18 टू 40 हमारी एज ग्रुप हम लोग ट्रैक कर पाते हैं। And is it more male, more female, More male. small town, large city? और कहाँ से आ रहे हैं? बड़े शहरों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे बड़े हैं? से भी आ रहे हैं, छोटे से भी आ रहे हैं। नहीं, हाँ। यही पर जो आपने तो आंसर बोला होता है ना, ये room। परफेक्ट आंसर नहीं। हम बड़े से भी आ रहे हैं, छोटे से भी आ रहे हैं, मेल। हमारा कोर कस्टमर एक होना चाहिए ना। एक्चुअली बिकॉज हमारा क्लाइंट बहुत मिक्स है। हमको लगता है कि हॉस्टल सिर्फ फ्रेंड्स या सोलो ट्रैवलर्स के लिए है, लेकिन फैमिलीज आल्सो प्रेफर टू स्टे। आप जब तक अपना कोर कंज्यूमर क्या है बता नहीं पाएंगी तब तक आप बिजनेस नहीं बना पाएंगी। आपने ओरिजिनल पिच में एक इतनी अच्छी चीज बोली थी, सोलो विमेन ट्रैवलर्स। आपके बाकी रेस्ट ऑफ द पिच में वो तो कहीं खो गया। एंड आई फील दैट आप उसी जगह पे जाके अटक गए हैं जहाँ काफी फाउंडर्स अटक जाते हैं, which is that if you don't stand for something, you fall for everything. I really like you अनुभा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप बात करती हैं एंड कन्विक्शन आप दोनों ने अपने खुद के 4 करोड़ इसमें डाले हैं, इट्स इनक्रेडिबल। पहले एक प्रॉपर्टी में आप एग्जैक्टली फिगर आउट करें आप कर क्या रहे हैं। आई एम आउट फॉर नाउ बट आई विश यू द बेस्ट। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना जेनजीज के लिए अच्छा चलेगा। आप अगर इस पर डटे रहो कि मेरे को जेनजीज को फोकस करना है, लंबा है थोड़ा पीरियड, वो आएंगे, उनको जब पता लगेगा वो आएंगे। लेकिन आप जब सबको दे दोगे ना, सब वहाँ पे आंटियां भी आ रही हैं, कपल भी आ रहे हैं, चाचा जी भी आ रहे हैं, तो जेनजी भी भाग जाएंगे कि भाई यहाँ नहीं रह सकते। फाइनेंशियल्स थोड़े वीक हैं अभी, एंड सेकेंडली इसमें बहुत पैसा लगेगा, बड़ा राउंड रेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स पे जाना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस मॉडल क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट। थैंक यू। बड़े बड़े लोग जनरली जो है होटल इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं और लगता है कि कितनी एक्साइटिंग है, ग्लैमरस है, बट अंदर आके पता चलता है कितना मेहनत होता है। आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी कि नए प्रॉपर्टीज पे जाना चाहिए रादर देन ओल्ड। मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, डिज़ाइन करने का वैल्यू है, पे बैक पीरियड्स आप 16 से 18 महीने में रख रहे हैं। मैं एक्चुअली आपको सपोर्ट करना तो चाहता हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं एक तरीके से रिलेटेड फील्ड में हूँ। अच्छा, पर हम लोग ओयो में एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसको हम ओयो एक्सेलरेटर प्रोग्राम बताते हैं, जिसमें हमारे साथ इंडिपेंडेंट होटल चेन्स आके जुड़ते हैं। हम उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं जिससे उनका बिजनेस बढ़ा। उसके बारे में मैं आपसे बाहर में मिलना चाहूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं स्पेसिफिकली 2 आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा। ये बिजनेस में एक प्रॉपर्टी गलत कैन लीड टू बिजनेस गोइंग डाउन। फूक फूक के कदम रखना है मैम, इसमें आपकी जिम्मेवारी है। और दूसरा, मैं अमन भाई से सहमत हूँ। आपने शुरू में कहा कि ईच आर्ट बस पासेस द वाइब चेक। वाइब इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अबाउट द गेस्ट स्टेइंग इन आवर प्रॉपर्टी। हम लोग सिमिलर स्पेस में, उस कारण से मैं आउट हूँ,
बट हम लोग एज अ कंपनी आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं। मुझे कुछ जगह क्लैरिटी ऑफ थॉट्स या क्लैरिटी ऑफ नंबर्स, किसको अप्रोच कर रहे हैं, इस बिजनेस को एग्जैक्टली हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं, वो मुझे फुल्ली ट्रांसफर नहीं हो पाया। एट द मोमेंट ऑफ द बिजनेस है, उस पे मेरा कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है, एक बेट एज एन इन्वेस्टर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, एंड आई एम आउट। Anubha, I really like आपका एक पॉइज है, you're very clear in your mind, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं किसी फाउंडर में। पर मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि आपको एक कस्टमर पे फोकस करना है। आपकी वैल्यू प्रॉप प्राइस सेंसिटिव अकोमोडेशन which is safe and which is clean. Is this true? That is Oyo. आप लोग प्राइस सेंसिटिव हो या वाइब हो? वाइब है, but at good pricing. But what is more important? वाइब? क्या कुणाल? जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो है तो प्राइस वो है सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव। वो तो पूरा इंडिया है। एक लेट मी फिनिश। सो वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा सेक्टर का इशू है। 10 साल में 3-4 साल अच्छे आते हैं सेक्टर में, और फिर कुछ ना कुछ कैलामिटी आ जाती है, और फिर वापस स्ट्रेस स्टार्ट्स, डेट रीपेमेंट्स। हमेशा ऐसे लगता है यू आर वन मिस्टेक अवे फ्रॉम मोर्टेलिटी। तो इस वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you Thank guys, you. all the best. Do Thank well. you. I will Thank you. come and stay there for sure. Thank you. मुझे लगता है कि दे हैव केप्ट लोअर डॉम्स देन जितना वो रख सकते हैं। मुझे लगता है वो 50 से 60% डॉम रख सकते हैं और वो भर जाएंगे। इट्स अ चिकन एंड एग गेम कि आपको वेट करना पड़ता है। जो आपने ही पूछा कि थोड़ा रैंप अप के लिए टाइम लगता है, वो पहले 3 महीने का लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चाहिए। और वो जैसे ही नहीं होगा वो बंद करना शुरू कर देगा। अगर वो 3 महीना या 4 महीना रुक जाए, मुझे लगता है उन्हें हायर एडीआर का कस्टमर मिलेगा, एंड वो कस्टमर जो है दे ब्रीड अदर कस्टमर्स। और अगर आप देखो आजकल जेनजीज ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस में तो पैसे लगा ही रहे हैं। लाइक ट्रैवल, सी न्यू प्लेसेस एंड सो ऑन। शेयर्स दे देना आप ओयो के, है ना? ठीक है, थैंक्स। We are mainly focused to Gen Zs and millennials, but हमारे पास और टाइप के कस्टमर्स भी आते हैं। अब उन्होंने वो शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया कि हमारी मार्केट सेगमेंट डिफाइंड नहीं है, because 90% of the pitch went very well. We thought that we are getting the offer because it was always a positive feedback. And never say never. आज नहीं तो हो सकता है कल शार्क्स खुद आए हमारे पास हमें फंडिंग देने। शार्क्स, इंडियन खाने का दिल उसके मसालों में है। चाहे वो घर की सिंपल आलू मटर की सब्जी की खुशबू हो या रेस्टोरेंट के शाही पनीर का अरोमा। खाना बनता तो किचन में है, पर उसकी महक से सारा मोहल्ला महकता है। इंडिया में चाय से लेके छोले तक हर चीज के लिए एक स्पेशल मसाला है। इनफैक्ट दुनिया के 109 स्पाइसेस में से 75 स्पाइसेस हमारे यहाँ ग्रो होते हैं। इसीलिए तो हमें कहा जाता है द लैंड ऑफ स्पाइसेस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ हितेश दवे और ये है मेरी बेटी और बॉस रिची दवे। और हम आए हैं मुंबई से लेके तुलुआ, जहाँ हम बनाते हैं अनअडल्ट्रेटेड स्पाइसेस और रेडी टू कुक पेस्ट। हमारे सारे स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जैसे लाकाडोंग से टर्मरिक पाउडर और गुंटूर से चिली पाउडर। और ये स्पाइसेस हम सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, बल्कि हम प्राउडली कह सकते हैं दैट वी आर आल्सो द फेवरेट ऑफ मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स। हम इसे कमोडिटी नहीं, स्पेशलिटी की तरह देखते हैं। एंड मोर देन दैट, हमें हमारे क्लीन लेबल पॉलिसी पे बहुत गर्व है। यानी हम इसमें से कोई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं जो घर के खाने में नहीं डलते हैं, लाइक नो एडेड कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी स्टेबलाइजर्स और थिकनेस। और हम इंडिया ही नहीं शार्क्स, बल्कि हम यूएसए एंड सिंगापुर तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 20x की ग्रोथ के साथ हमारे स्पाइसेस की अरोमा फैलाई है। हमारा विजन है कि तुलवा को हम एक ऐसी ब्रांड बनाएं जो आपके और हमारे घर के किचन में ही नहीं, बल्कि इंडिया के 75 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट के शेफ की नंबर 1 चॉइस बने। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है फॉर 50 लाख रुपीस अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, तुलुआ के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया को और मसालेदार बनाएं। Nice. Welcome to Shark Tank, guys.
Thank you. Thank you. बिफोर मैं कुछ और पूछूं, मुझे टुलुआ से बाहर नहीं आ रहा है. What does टुलुआ mean? Tulua means to rise in Sanskrit. So I wanted a name that is very easy for people to pronounce, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, और एक ऐसा नाम जो सोच के आपको कोई और चीज की याद नहीं आए तो उस पे ब्रांड स्टोरी बन सकती है. टुलुआ. Nice. It's a fun name. It's a very different Thank name. you. Little different, yeah. Thank you. Thank you so much. Nice shoes, by the way. Thank you. थैंक यू. How are you, Richie? ये हमारा मसाला डब्बा है जो हम हमारे वेबसाइट पे सेल करते हैं. This has 8 spices all from different regions. Smells very nice though. ये Thank डब्बे you. में कभी नहीं देखे हैं. और ये बहुत अच्छा लगा. आपने कहाँ बनता है राजस्थान को आपने? थैंक यू. सूट हमें भी नहीं कि दिखाया. इंडिया में हर जगह स्पाइसेस ग्रो होती है, तो एज अ कस्टमर उनको भी पता होना चाहिए दैट वेयर ईच ऑफ द स्पाइसेस ग्रो. नहीं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे पैक किया, बिकॉज कई बार लोग इसे पैक नहीं करते, अगर पैक करते हैं तो पूरी तरीके से पैक कर लेते हैं. हाँ जी. आपने जो एक स्पेसिफिक पार्ट को विजिबल रखा हुआ है वो भी बड़ा स्मार्ट चॉइस है. थैंक यू. हम घर जाके यूज करेंगे, बनाएंगे हम साथ. हाँ जरूर. क्यों आप सॉस के मसाले नहीं यूज करते? हाँ, सुप लंच में जौफ के खाएंगे, रात में. आप लोगों के बारे में थोड़ा बताइए. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली. पिछले 35 इयर्स से मैं सेल्स फील्ड के अंदर ही काम कर रहा हूँ. पहले मैंने प्रेशर कुकर एंड स्टोव्स वगैरह की सेल की है. उसके बाद फिर पैकेजिंग कंपनी के अंदर मैं कॉर्पोरेट सेलिंग करता था. पिछले 15 साल से मैं होरेका इंडस्ट्री में एज ए सेल्स काम करता हूँ. और जब रिची ने अपनी कंपनी ज्वाइन की तो बाद में मैं इनके साथ फुल टाइम ज्वाइन. किस साल से? 2021 एंड से. अब आप टुलुआ में ही काम करते हैं. हाँ, अभी ये मेरी बॉस है, मैं इसके ही आपने ऑर्डर इनका फॉलो इंटरव्यू करता लिया हूँ. पापा का? एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने प्री प्लान करके उनको राइट टाइम पे पोच कर लिया. कोर्स कर लिया. तो ये आपका आइडिया था? हाँ, ये आइडिया मेरा था. कैसा लगता है अपने पापा का बॉस होना? सुनते हैं आपकी बात कि एंड में जब कुछ टफ सिचुएशन होती है तो बोलते हैं जानते नहीं हो बाप कौन है. एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है. आई फील लाइक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. मुझे जो कहना रहता है मैं रिची के सामने रखता हूँ कि देखो इस तरह से अपन काम कर सकते हैं. फाइनल डिसीजन रिची का रहता है. बहुत बढ़िया. आप अपनी स्टोरी बताइए. श्योर. तो मैंने 2020 में तुलुआ लॉन्च किया. I was one of those students who interned throughout college. तो right after my 10th standard I started working. कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने मेरी पहली स्टार्टअप चालू करी. इट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तो वो मैंने 2015 में स्टार्ट करा था. Okay, वो wow. एजेंसी के थ्रू मैंने बहुत सारे अपकमिंग इंडियन स्टार्टअप्स के साथ, मेनली जो F&B स्पेस में थे, उनके साथ काम किया. अभी आपने बंद कर दिया वो एजेंसी? हाँ जी, बिल्कुल. तो बिटवीन 2015 टू 2020 मैं डीपली चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च कर रही थी. तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे तरह काफी सारे विमेन है जिनको खाना बनाना नहीं आता है. तभी मुझे स्ट्राइक हुआ आइडिया तुलुआ का. हमने रेडी टू कुक पेस्ट के साथ लॉन्च किया था. 2022 में जब भी कोविड से द थिंग्स चेंज्ड अगेन, हमने नोटिस किया कि हमारे जो रेडी टू कुक के ऑर्डर्स आते थे वो शार्प डिक्लाइन होने लगे. इस टाइम तक हम बूटस्ट्रैप थे और मैंने मेरे पर्सनल सेविंग्स से तुलुआ लॉन्च किया था. तो ये प्रोडक्ट उस टाइम पे आपका इसीलिए चला था कि कोविड में सब घर बैठे थे, सबको कुकिंग का शौक था, तो उसी बहाने में हमने बेच लिया. और मोर इम्पोर्टेंटली कुक्स नहीं थी घर ठीक पे. है. हाँ, तो उस टाइम का एक प्रोडक्ट बनाया जो उस टाइम पे चला. अब वो प्रोडक्ट आउट हो गया. अब हमारा नया बिजनेस है. यस, अभी भी हमारे पेस्ट्स है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है. वो हमारा मेन फोकस नहीं है. हमारा मेन फोकस अभी स्पाइसेस है, जिसमें हमारे 2 वर्टिकल्स है. B2B जो होरेका में सेल होते हैं और D2C. आप दोनों अपना काम कैसे डिवाइड करते हैं? मैं बेसिकली ज़्यादा सेल्स के ऊपर फोकस रहता हूँ, प्लस थोड़ा सा ऑपरेशंस भी देख लेता हूँ. एंड मैं मेनली ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड डिजाइन, D2C साइड ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड ग्रोथ. आपने यहाँ लिखा है लाकाडोंग टर्मरिक. Yes. ये एरिया है ना लाकाडोंग? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट. यहीं से आया है. यही से आया है. तो इसमें क्या डिफरेंशिएटर के साथ आपने अपने मसाले लॉन्च किए? इनफैक्ट आपका लाकाडोंग का जो हेल्दी है ये भी मार्केट में बहुत इजीली मिलता है. ऑल ओवर इंडिया ऑल स्पाइसेस ग्रो होते हैं. तो अगर हमें बेस्ट क्वालिटी देखना है, अभी सपोज हल्दी है तो बेस्ट हल्दी कहाँ पे ग्रो होती है और उसे बेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कर्क्यूमिन इन इट. ऑन दिस आपने जो भी क्लेम किया कि कर्क्यूमिन आपके में ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 9.3% Correct. कर्क्यूमिन. तो अगर हम से जॉफ का उठाएंगे हल्दी तो उसमें कितना कर्क्यूमिन होगा?
जनरली अराउंड 2 to 3% का curcumin होता है। एंड अदर ब्रांड्स लाकाडोंग की टर्मरिक क्यों नहीं देते? Difficult to source है और महंगी भी है। Most of the brands who are selling the Lakadong turmeric would be priced between 150 going up till even 300 rupees or more। हम 97 में बेचते हैं। हमारा फिर यूएसपी है कि हम वही अच्छी चीज सस्ते में देते हैं, ये हमारा यूएसपी है। हाँ जी। तो आपका ओवरलैप ऑफ SKUs, लेट्स टेक से एवरेस्ट, कितना % होगा? हमारे जो मसाले हैं 8 है जो घर में जाते हैं, जिसमें से 4 एवरेस्ट के पास है। उनके पास सेम ओरिजिन का है? एक्चुअली एवरेस्ट या वो दूसरी ब्रांड्स क्लेम नहीं करते हैं कौन से रीजन से वो सोर्स हो रहा है। टिपिकली उतना ही पैक एवरेस्ट या कोई भी फेमस जो ब्रांड्स है वो किस प्राइस रेंज में तो है? हम इसके लिए कश्मीरी चिली पाउडर का एग्जांपल लेते हैं। हम इसे सेल करते हैं 115 रुपीस पे। कोई अदर ब्रांड विल बी अराउंड 125 to 130। रिची और हितेश, मैं तो मिला हूँ आपसे, और एक्चुअली रिची इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फाउंडर्स आई मेट रिसेंटली। We came very close to investing, फिर क्यों नहीं but किया? we didn't go ahead Why? for variety of reasons. But जब हमारी डिस्कशन हुई थी, ये अभी डिसीजन पूरी तरह से लिया नहीं गया था कि आप B2B ही करना चाहते हैं या आप B2C भी करना चाहते हैं। हमारा मेन फोकस होरेका है B2B। तो जब हम होरेका की बात करते हैं, शेफ्स को मेनली होल स्पाइसेस चाहिए। इसका कारण ये है कि वो खुद अपने पाउडर्स बनाते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस जो सेल होती है वो विदाउट एनी ब्रांडिंग के सेल होती है। कोई एक ब्रांड नहीं है जो होल स्पाइसेस, सिंगल पाउडर स्पाइसेस अच्छे क्वालिटी का कंसिस्टेंटली सप्लाई कर रहा हो। वो हमें बहुत बड़ी गैप दिखी। B2B में हम वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स बनना चाह रहे हैं, ऐसा क्लेम है आपका? ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रांड नहीं है, क्योंकि जो ब्लेंडेड स्पाइसेस है उसमें ब्रांड अवेलेबल है। ब्लेंडेड मतलब चाट मसाला, गरम मसाला, लेकिन होल स्पाइसेस जो सबसे बड़ा कैटेगरी है उसमें देयर आर नो ब्रांडेड प्लेयर्स। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरीली ये होरेका ब्रांड होरेका होगा, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। थोड़ा सा आप ऑनलाइन बेचेंगे बस ब्रांडिंग के लिए। आज क्या हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है होरेका और रिटेल में? होरेका से हमें 92%। तो फिर पाउडर्ड आप हाँ जी। कर क्यों रहे हैं 8% के लिए? एंड आई एम गेसिंग दिस पाउडर में आप क्लियरली डिफरेंशिएशन भी नहीं बता पा रहे, स्पेशली समथिंग लाइक कश्मीरी चिली। आई मीन कश्मीरी चिली इन अ बॉक्स सबकी सेम है। आप बहुत सारे ऐसे होल स्पाइसेस जस्ट फॉर शेफ्स वो क्यों नहीं बनाते? वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दैट फोकस इज मेनली होरेका पर। मेरा मानना है कि अगर हम D2C पे अवेलेबल नहीं हो या अगर हम ब्रांड नहीं बनाए, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट हमारा ओवरऑल ग्रोथ। पूरा फोकस तो ऑलरेडी हमारा होरेका के ऊपर ही है। ये साथ साथ में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाकर के हम लोग D2C भी करेंगे, रिटेल भी करेंगे, उसमें भी ग्रो। मार्केट साइज बहुत बड़ा है। थोड़ा बताएंगे पिछले 3 साल का क्या रेवेन्यू रहा है हमारा? 2021 हमारा रेवेन्यू था 8 लाख। 21-22 हमारा रेवेन्यू था 42 लाख। ये ईयर हमने US में एक्सपोर्ट करा था, तभी हमारे खाली पेस्ट थे। उसका नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू था 14 लाख। इस टाइम भी खाली हमारे पेस्ट का कैटेगरी था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा रेवेन्यू था 2.9 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर में हमने स्पाइसेस लॉन्च कर दिए थे। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें टिल डेट हमारा 2.9 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। हमारा मंथली MRR 37.5 लाख है। ये मंथ हम लोग 45 टच करने वाले हैं, और जो आगे के मंथ्स बाकी है वी आर लुकिंग एट अबाउट 50 to 60 लाख पर मंथ। लगभग 6 करोड़ के आसपास हम 5 सोच करोड़। रहे हैं कि हमारी कर लेंगे। और हमारी बॉटम लाइन क्या थी पिछले साल? पिछले साल हमारा 13% नेगेटिव EBITDA था। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 3% पॉजिटिव EBITDA है विद अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख इन टोटल। नेगेटिव फंड किसने किया? हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं अभी तक। फर्स्ट था एंजल राउंड जो हमने स्टार्ट ऑफ 23 में करा था। हमने 2 करोड़ रेस किए थे एट 10 करोड़ का वैल्यूएशन। ये साल हमने 2.7 करोड़ रेस किए हैं एट अ 19.7 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यूएशन। पिछले साल 13% नेगेटिव से जो अभी ये 3% पॉजिटिव पे गए, ये चेंज क्यों आया? तो पिछले साल ना हमने स्पाइसेस लॉन्च करे थे एंड हमारा स्ट्रैटेजी था टू ब्रेक द प्राइस एंड एंटर एज मेनी किचन्स एज पॉसिबल। तो हमने ग्रॉस मार्जिन पे जान के कॉम्प्रोमाइज किया। ये साल हमने हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ाया। कौन से रीजन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी? तो पिछले 1 साल में हम बॉम्बे में बहुत मेहनत कर रहे थे। अभी हम इन द प्रोसेस है टू स्टार्ट पूना इन महाराष्ट्र एंड सूरत इन गुजरात। कितने रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स को आप सेल कर रहे होंगे? ओवर 100। कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके 15 साल के एक्सपीरियंस में आप जानते थे, और कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे पहली बार आपने
इसको बेचने के लिए सर बात ये करें? 100 में से 25% से 30% मेरे पुराने रिलेशन वाले हैं, बाकी सारे हमारे नए हैं। मुझे ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा है फाउंडर मार्केट फिट का। फाउंडर मार्केट फिट तब होता है जब फाउंडर की पर्सनल बैकग्राउंड, स्किल और एक्सपीरियंस परफेक्टली अलाइन हो उस मार्केट से जिस मार्केट के अंदर में वो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उस मार्केट में उनका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस हो सक्सेसफुल होने के लिए, हालांकि मदद होता है। आई थिंक आपका एक मार्केटर वाला दिमाग एंड पैशन एंड कन्विक्शन है, एंड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडर हो, एंड बिकॉज आप दोनों साथ में हैं, इस बिजनेस को 2 डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। आप इतने छोटे स्केल पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, होल भी कर रहे हैं, पाउडर भी कर रहे हैं, D2C भी कर रहे हैं एंड होरेका भी कर रहे हैं, एंड जो पेस्ट आपने बोला था छोड़ दिया वो भी अभी भी बेच रहे हैं। आई फील दैट यू नो फोकस में एक सुपर पावर होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस में। वो पावर आज यहाँ टीम को नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट टू से नो टू, एंड आई फील दैट ये डिसीजन ये 50 लाख दे के भी आप नहीं कर पाओगे और आप टू मेनी थिंग्स करते ही रहेंगे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू विनीता। अगर आप होरेका में लीडरशिप चाहते हैं तो आपने इसे 5 साल की विजन में ये कहना है कि मैं स्पाइसेस में अगले 2 साल में आई विल क्रिएट लीडरशिप, बट लॉन्ग टर्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लीड करूंगी। इफ नॉट देन मे बी D2C इज एन अपॉर्चुनिटी, और वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मतलब द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, थिंकिंग एटसेट्रा यू हैव डन इज क्वाइट गुड, बट मुझे लगता है कि आज वो क्लैरिटी नहीं है, उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कि एक आपका कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है लेकिन प्राइमरली B2B बिजनेस है, वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है इंडिया में जो ऐसे बने, एग्जाम्पल के तौर पे फर्न्स एंड पेटल्स। तो क्योंकि एक ब्रांड रिकग्निशन होता है उस ब्रांड का, तो आपकी प्रेफरेंस होती है चलो ये ज्यादा रिलायबल होगा। मगर मुझे ये लगता है कि अभी बिजनेस ना बहुत अर्ली है, और प्राइमरली मुंबई में, क्योंकि हितेश आपका इस रीजन में एक्सपीरियंस रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब आप 5 और स्टेट्स में जाते हैं तो आप ये रेप्लिकेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। इस रीजन के लिए टुडे आई एम आउट। थैंक यू गाइस एंड गुड टू सी यू अगेन। मुझे प्रोडक्ट में सच डिफरेंशिएटर नहीं दिखा, तो मैं आपको येट अनदर वेंडर की तरह देख रहा हूँ। आप उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके प्रॉब्ली एक डिसेंट बिजनेस बना लेंगे, बट ये ब्रांड बनता हुआ और सिग्निफिकेंट लीडर बन जाएगा, एज सच मैं ऐसा कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो फॉर दैट रीजन आई विल बी आउट। थैंक यू आजाद। मैं ना जब आप आए ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये बिजनेस। मेरे को ज़ौफ की याद आ गई। मतलब आई वाज देयर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मसाले, टीम अच्छी है। आपने बोला कि मैं होरेका की साइड जा रहा हूँ, वो भी सही है। ये यहाँ से ना पिच यहाँ आई। पता है क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना भाई साहब हितेश, होरेका में बेच रहे हो, अच्छा बेच रहे हो। मैं होता ना आपकी जगह, मैं बोलता कि अपनी डॉटर को कि बॉस तुम एक काम करो, तुम ये D2C बढ़ाओ, तुम ये ऑफलाइन करो, ओमनी चैनल ब्रांड बनाओ। हम यही बोल रहे हैं कि हम D2C भी कर रहे हैं। आपसे पूछा एक सिंपल क्वेश्चन कि आप फोकस कहाँ करोगे, आपने पता क्या बोला? होरेका। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज इसमें दम है। मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। हियर आई थिंक यू गाइस आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्व्स। बट रमन जी, हमने बोला हम D2C भी कर रहे हैं और आगे जाके हम रिटेल भी करेंगे, बट टुडे इट इज मोर होरेका हेवी। गॉट इट। बट आज पिच में ये प्रॉब्लम रही कि हमें ये सबको लगा कि आप होरेका की तरफ इतने फोकस हो कि आपको ये नहीं करना। तो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Lovely to meet you all. Best of luck. We'll be in touch. I'm so like very disappointed in the CEO. But she's very capable though. Yeah, but underestimating the power of themselves. Daddy की shadow is. They could do better. He has to be unleashed a little bit. Yeah, she has to be separated. ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है बात, क्योंकि जो भी कंपनी के डिसीजंस हैं वो रिची CEO और फाउंडर है और वो ही डिसाइड करती है। इट वाज रिचीज आइडिया कि हमको होरेका करना है, एंड आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। हम जो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं वो ओमनी चैनल है। एट सम पॉइंट शायद अमन को लगा कि हम D2C बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम D2C कर रहे हैं लेकिन और कॉग्निसेंटली कर रहे हैं, बिना स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ फंड्स ऑन इट, मोर ऑर्गेनिकली।
वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ में एक ऐसे शार्क हैं जो पूरी मार्केट खा सकते हैं अगर मार्केट में मोमोज मिलते हैं तो। प्लीज वेलकम को फाउंडर एंड CMO ऑफ बोट लाइफस्टाइल, अमन सर। कैसे हैं सर आप? सही है ये क्या? ये सही था। हमेशा यार ठीक है, अच्छा, good। आप इतना खाते हो मोमोज या आपको बस बदनाम कर रखा है? नहीं मैं खाता हूँ यार, खाते हो? अच्छे लगते हैं। वैसे आज का सवाल जो है, इन्होंने लिखा है, नमस्ते अमन, हम कानपुर से हैं और हमारा नाम है अरविंद त्रिपाठी। अमन, हमने देखा है आप अपनी ज्यादातर एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स में सेलिब्रिटीज को लाना पसंद करते हो, तो इन सेलिब्रिटीज की एड्स और कोलैब्स में आप जितना बजट डालते हैं उतना ROI कमा लेते हैं? अरविंद, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है यार। हम लोग प्रॉफिटेबल ब्रांड है, 7 साल से सेलिब्रिटी है हमारे पास। ऐसा तो है नहीं कि सेलिब्रिटी आज से रखे हुए हैं। तो सेलिब्रिटी लाने का मेन पर्पस ये होता है कि लॉन्ग टर्म एक वाइब क्रिएट होती है ब्रांड की और सेलिब्रिटी की, ठीक है। तो ROI हर चीज नहीं होती। हम लोग ROI ड्रिवन ब्रांड है, ROI ड्रिवन मार्केटिंग है। लॉन्ग टर्म ROI होती है, शॉर्ट टर्म इसका ROI नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस अच्छी होती है, बट हाँ धीरे धीरे कंसिडरेशन और परचेज भी बढ़ती है। बट इसको उस टाइम पे ट्रैक करना कि उस सेलिब्रिटी को हमने, जैसे सपोज रणवीर हमारा सेलिब्रिटी है जी, तो उसकी और हमारी ब्रांड वाइब बहुत अच्छी मैच करती है, क्योंकि मतलब उसमें भी उतनी एनर्जी है, यंग है, हमारा भी यंग ब्रांड है, एनर्जेटिक ब्रांड है, तो हमारा उसकी वाइब मैच करी है। बट उसको अगर हमने सपोज 100 रुपीज़ दिए तो उस 100 का उसी टाइम पे ROI आना नहीं था, बट वो ओवर टाइम ब्रांड परसेप्शन में जाता है। तो जरूरी होता है सेलिब्रिटी। मेरे को लगता है हमारे पास एक टाइम था, मेरी मार्केटिंग टीम 5 लोगों की थी जी, बस 25 ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ब्रांड एम्बेसडर्स ही हमारे लिए काम करते थे सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है। और फिर धीरे धीरे हमारे बोट हेड्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। वेरी वेल आंसर्ड। बढ़िया यार। मिलते हैं नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।